चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सारे नियम, कायदे कानून और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए कैसे बीजेपी ने वोटों की चोरी करते हुए हेराफेरी से मेयर का चुनाव जीता। नमस्कार। लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जाता है ये शायद आप बीजेपी से सीख सकते हैं या फिर मोदी सरकार से सीख सकते हैं। किस तरह से इस देश की जनता को जो हक दिया गया है उसको रौंदते हुए लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, इसको तमाम लोग देखते आ रहे हैं। चाहे आप बैलेट पेपर की बात करें या फिर ईवीएम की बात करें, क्या यह फुल प्रूफ है? इस सवाल को उठाते हुए शायद लोग आज सड़कों पर उतरना शुरू कर चुके हैं। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ के जो नारे हैं देश भर में लगने शुरू हो चुके हैं। क्या ये सिर्फ लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। ऐसे कई अधिकारी भी हैं जो चिट्ठी लिखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये आगाह कर रहे हैं कि ये जो तरीका है ये इस देश की राजनीति को तो भले ही संभाल ले, लेकिन इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। कुछ एक राजनीतिक पार्टियों को भले ही ये फायदा पहुंचा दे, लेकिन लोगों के हित को ये रौंदता चला जा रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप्पी साधे बैठा हुआ है। किस तरह से कैमरे के सामने बीजेपी पकड़ी गई, इसका एक बहुत साफ सा उदाहरण हमें पंजाब में देखने को मिला। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में वहां पे हुआ क्या, किस तरह की धांधली हुई, पहले ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको इस चिट्ठी के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम के खिलाफ उठते किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। पहले आपके वीडियो देखिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सारे नियम, कायदे कानून और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए कैसे बीजेपी ने वोटों की चोरी करते हुए हेराफेरी से मेयर का चुनाव जीता, वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस चुनाव में केंद्र की बीजेपी सरकार ने जिस व्यक्ति को चुनाव का पीठासीन अधिकारी बनाया था उनका परिचय क्या है। नाम है अनिल मसीह, जो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी रह चुका है। सवाल यह है कि भाजपा का पदाधिकारी कैसे एक निष्पक्ष चुनाव करा सकता है। अब आइए आंकड़ों पर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के पास है 14 पार्षद, एक अकाली दल का और एक चंडीगढ़ से भाजपा की सांसद। भाजपा के कुल वोट थे सिर्फ 16। अब दूसरा पक्ष, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद, कांग्रेस के 7, कुल संख्या हो जाती है 20। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का जीतना तय था। अब यहां से शुरू होती है भाजपा की असली साजिश। आपको काउंटिंग पर लगे इस कैमरे से दिखाते हैं कि कैसे भाजपा देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। भाजपा के पीठासीन अधिकारी 36 वोटों की काउंटिंग शुरू करते हैं और पहचान कर इंडिया गठबंधन की वोटों को खराब करने के अपने प्लान को अंजाम देते हैं। जिन वोट पर कुछ नहीं करना था उन्हें जल्दी जल्दी साइन करके आगे बढ़ा रहे हैं। अब आई आम आदमी पार्टी के पार्षद की वोट। बेईमानी करनी थी तो थोड़ा सा रुके, ऊपर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है और फिर चुपके से पेन से डॉट मार के वोट को खराब कर दिया। फिर बीजेपी की वोट आई तो आराम से आगे बढ़ा दी। उसके बाद वो वोट आई जिस पर गड़बड़ी करनी थी तो चुपके से फिर से पेन चला दिया और वोट को खराब कर दिया। उसके बाद विपक्ष की एक और वोट आई यानी तीसरी वोट, और उसे भी खराब कर दिया। फिर चौथी वोट खराब की, फिर 5वीं वोट खराब की, उसके बाद 6ठी, फिर 7वीं और ये 8वीं। एक एक करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 पार्षदों की वोट खराब कर दी ताकि बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया जा सके। बीजेपी को जिताने के लिए पीठासीन अधिकारी इतना जल्दी में थे कि बीजेपी के उम्मीदवार को वहीं बराबर में ही खड़ा किया हुआ था और तुरंत उनको बुलाकर कुर्सी पर बिठा दिया। लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों का खुलेआम चीरहरण किया गया।
क्या मोदी जी इस तरह चुनाव जीतते हैं? चंडीगढ़ में तो कैमरे पर पकड़े गए, पर देश भर में न जाने अभी तक ये लोग कितने चुनाव ऐसे धोखाधड़ी करके जीते हैं। चंडीगढ़ इलेक्शन में हुई धांधली के बारे में आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से 36 वोटों में से 8 वोटों को रिजेक्ट करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हित में जो रिजल्ट आने वाला था उसको बदलकर जल्दबाजी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बीजेपी के ही थे उन्होंने बीजेपी के एक कैंडिडेट को मेयर बना दिया। अगर एक साधारण मेयर इलेक्शन में इतनी बड़ी धांधली हो सकती है तो सोच के देखिए देश भर में होने वाले कई चुनावों का हाल क्या रहा होगा। और अब जो इलेक्शन आने वाला है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, इसमें ईवीएम को रखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर सत्ता हो, ये क्या करने वाले हैं, क्या गुल खिलाने वाले हैं। इसके चलते जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के EAS शर्मा, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है, श्री राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, AC पांडे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, अरुण गोयल ये भी इलेक्शन कमिश्नर, इन तीनों को ही चिट्ठी में कहते हैं 26 जनवरी 2024 को बीजेपी ने जिस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया, इन दोनों ही कंपनीज में अपने लोगों को, अपने नुमाइंदों को वहां पर बिठाया, वहां के बोर्ड ऑफ मेंबर्स पद पर बिठाया है। और ये दोनों ही ऐसी कंपनीज हैं जो ईवीएम मशीनें बनाती हैं। अगर ऐसे ईवीएम बनाने वाली कंपनियों में बीजेपी के लोग जाके बैठने लगे तो क्या आपको लगता है इलेक्शन फेयर होगा, फेयर ट्रायल होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी, पारदर्शिता होगी? शायद नहीं। ये इस चिट्ठी में लिखते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं, मैंने एक और चिट्ठी लिखी थी जो कि 23/3/2023 को लिखी थी, उसका भी कोई जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। इसमें मैं साफ दर्शाना ये चाहता हूं, आर्टिकल 324 के तहत सरकार को तुरंत बीजेपी के नुमाइंदों को जिनको आपने नॉमिनेट किया है और BEL और BECIL में जिसके बोर्ड्स पे आपने बिठाया है, उनको फौरन उन पदों में से हटाया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और करी है। द वायर में माधव देशपांडे का एक इंटरव्यू आया है करण थापर के साथ। उस इंटरव्यू में कई ऐसे सवाल उठाए गए हैं, कई ऐसे सॉल्यूशंस दिखाए गए हैं जिसका हवाला देते हुए चिट्ठी लिखी गई। उसमें यह कहा गया है कि जो साफ तौर पर माधव देशपांडे जी, जिन्होंने ईवीएम के साथ एक एक्सपर्ट है, ईवीएम एक्सपर्ट है, और इन्होंने साफ तौर पर अपने जो इंटरव्यू है उसमें यह कहा है कि आप भले ही ये कहें कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसी मशीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इसके बारे में बहुत साफ तौर पर उन्होंने बताया है। उस वीडियो का हवाला भी दिया गया है, उस वीडियो को उसमें अटैच भी किया गया है करण थापर का, और इसको मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और इसमें गौर फरमाइए। जिसमें यह कहा गया है जो वीवीपैट है जो कि लोकेशन स्पेसिफिक है, यानी बैलेट यूनिट जो होता है और साथ ही साथ जो कंट्रोल यूनिट होता है, इन दोनों को आप कहीं पर भी किसी भी जगह पे ले जाके इसको पेयर कर सकते हैं। लेकिन जो वीवीपैट है ये लोकेशन सेंट्रिक है, क्योंकि इलेक्शन होने से कुछ दिनों पहले उसमें एक एक्सेल शीट के जरिए जो डेटा होता है उस डेटा को इंसर्ट किया जाता है, अपलोड किया जाता है, जिसमें कितने कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स का नाम क्या है, किस पार्टी से वो लोग आते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें। तो पहला सवाल इनका ये है कि जब आप एक वीवीपैट पर किसी कमांड को देते हैं, उस कमांड के साथ अगर मैंने उसमें कोई निशान लगा दिया, मान लीजिए कि मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, हैशटैग का साइन लगा दिया, तो मशीन किस तरह से प्रोग्राम कर सकती है। अगर आप इसको देखें, जहां पर भी उस हैशटैग का सिंबल है, उस शख्स को अगर वोट नहीं भी जाता है तो जैसे ही चौथा, पांचवा, सातवां वोट पड़ता है तो एक वोट ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट पे भी बढ़ जाए, चढ़ जाए, इस तरह का सिस्टम हम कर सकते हैं। यानी अगर बाकी लोगों को 4 वोट गए हैं तो उसको हम 6 वोट, 7 वोटों से हम उसको बढ़त दिला सकते हैं। ये हो सकता है। आप ईवीएम को हैक नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें इंटरनेट नहीं है, ईथरनेट केबल नहीं है, वाईफाई नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, और इसका हवाला हमेशा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो देता आ रहा है। लेकिन इसके उलट अगर आप देखें,
जो विदेशी मूलों में जो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है और हिंदुस्तान में जो होता है उसमें फ़र्क है। वहाँ पे बायोमेट्रिक को इंक्लूड कर दिया गया है, वहाँ की मशीनों में इंटरनेट के ज़रिए उस वोटर की आइडेंटिटी को देखा जाता है कि इसका जो वोट है, ये जो वोट देने आए हैं, ये वही शख्स हैं या फिर नहीं है। इंडिया में वो नहीं हुआ है। इंडिया में अभी भी हम पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये निकाल के रखी, जो 1977 में जो पहली बार ईवीएम मशीन लोगों को दिखाई गई थी, पार्लियामेंट में जो दिखाई गई थी, ये उसी का एक थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं डाली गई है, यानी जिसका डिज़ाइन है, जो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन है, वो भी बेहद पुराना है। इसमें ना इंटरनेट लग सकता है, ना ही इसमें बायोमेट्रिक का कुछ फीड दिया गया है। इसमें एक सिंपल प्रोसेस है कि आपने बटन दबाया और आपका वोट पड़ गया। एक और चीज़ इसमें ये कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, टेक्निकली भी खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। जब आप ईवीएम के बारे में बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे ये कहता है कि ये एक सिंगल यूनिट है, इसमें कोई भी टैंपरिंग नहीं हो सकती है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो दावा है यही गलत है, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट नहीं है। जिस बैलेट यूनिट में आप बटन प्रेस करते हैं वो बैलेट यूनिट एक वीवीपैट से जुड़ा हुआ है, यानी दूसरा यूनिट है। जो वीवीपैट है वो भी सिंगल यूनिट नहीं है, वो कंट्रोल यूनिट से जुड़ा हुआ है, यानी जो आपका वोट है वो वीवीपैट पे भी सेव नहीं हो रहा है, वो जाके कंट्रोल यूनिट में हो रहा है। इसको और समझाते हुए ये कहते हैं, मान लीजिए आपने किसी फलां पार्टी को वोट डाला, उस फलां पार्टी का जो सिंबल है वो वीवीपैट ने आपको दिखा दिया। क्या वीवीपैट कंट्रोल यूनिट में वही उसी वोट को ट्रांसफर कर रहा है? अगर आप ये देखना चाहें तो नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसका प्रमाण आपके पास नहीं है, अगर कर रहा है तो उसका भी प्रमाण आपके पास नहीं है। यानी वीवीपैट के चलते आप इस चीज़ को कर सकते हैं। उसका एक सोल्यूशन भी लोगों ने दिया है, यानी जो कंट्रोल यूनिट है उसको आप एक तरफ रखें, जो वीवीपैट है उसको आप दूसरी तरफ रखें, जो बैलेट यूनिट है जिसमें आप वोट डालते हैं उसको बीच में रखें, और ये दोनों को ही एक समय में कमांड दे। यानी जैसे आपने बटन प्रेस किया, एक तरफ आपका वोट रिकॉर्ड हुआ, रजिस्टर हुआ, और दूसरी तरफ जो वीवीपैट है उसमें आपने वो सिंबल देखा, वो चिट्ठी देखी कि हाँ इस फला इंसान को मैंने वोट डाला और वहीं गया। यानी दावा जो किया जाता है कि आपका वोट कहीं गलत नहीं गया, जिसको आपने वोट डाला उसी को गया, तो उसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे? वो वेरीफाई शीट, वो वेरीफाई का तरीका ही आपके पास नहीं है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? इसी बातचीत में एक और चीज़ बहुत साफ नज़र आती है। संदेह बहुत है उसमें। एक और संदेह ये करते हैं कि जो यूनिट्स हैं, यानी बैलेट यूनिट हुआ या फिर जो कंट्रोल यूनिट हुआ या फिर जो वीवीपैट हुआ, आपने वोट तो डाल दिया, जो कंट्रोल यूनिट है क्या वही कंट्रोल यूनिट आ रहा है इलेक्शन के रिजल्ट्स को बताने के लिए जिस कंट्रोल यूनिट में आपके वोट सेव किए गए थे? हज़ारों किलोमीटर्स ट्रैवल करता है, सैकड़ों किलोमीटर एक एक वीवीपैट मशीनें ट्रैवल करती हैं। इस दौरान कई मशीनें खराब हो गई, ये भी दावा किया जाता है, कई मशीनें चली नहीं, ये भी कहा जाता है। तो ऐसे इसी के चलते क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही सीरियल मशीन दूसरी सीरियल मशीन के साथ रिप्लेस कर दी जाए और वहाँ पे पहले से ही एक फला पार्टी के लिए वोट डाल के रखे जाए? तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इस वजह से आपको पेयरिंग प्रोसेस की ज़रूरत है। जैसे कि जो नई गाड़ियाँ आजकल आ रही हैं जहाँ पर आप ये कहते हैं कि हमारे पास कीलेस एंट्री है, आपकी जेब में वो चाबी होती है, आप गाड़ी के पास पहुँचते हैं और गाड़ी खोलना चाहते खुल जाती है, स्टार्ट भी हो जाती है, आप चाबी लगाते नहीं हैं। तो कुछ इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग प्रोसेस यहाँ पर भी होना चाहिए, यानी जो बैलेट यूनिट है उसी के साथ का जो वीवीपैट है और उसी के साथ का जो कंट्रोल यूनिट है, ये तीनों ही पेयर होने चाहिए। और इनको पेयर करने का जो तरीका है वो एक केबल के ज़रिए होना चाहिए, ना कि किसी भी तरह का वाईफाई, इंटरनेट, ईथरनेट केबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप उसको कनेक्ट करते हैं, जब आप रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो रिजल्ट वाले दिन जिस ईवीएम मशीन में अपने जो सोर्स है, जिसमें आपने दबाया, बटन दबाया, वो मशीन वहाँ पे लानी चाहिए। साथ ही साथ वीवीपैट होना चाहिए, साथ ही साथ जो कंट्रोल यूनिट है वो होना चाहिए। ये तमाम तीनों मशीनें जब एक साथ रखी जाएं तब ही ये तीनों यूनिट मिलें, और जब वो मिलें तो उसका रिजल्ट बाहर आए। अगर कोई भी गड़बड़ हो, यानी जब आपने वोट डाला तो उस वोट डालने की तारीख, समय,
ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। जिस दिन इलेक्शन प्रोसेस होता है, इलेक्शन होता है, उसी दिन इसको पेयर करें ताकि आपका डेट एंड टाइम भी मैच करा जाए। कहीं और से लाई गई मशीन, किसी और समय से लाई गई मशीन, अगर आप उसको पेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद नहीं होगा। इसके अलग एक और सवाल इन्होंने खड़ा किया, कई जगहों पे ईवीएम मशीनें चोरी होने के या फिर गायब होने के की खबर आप सुनते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए जियो सेंट्रिक यानी जो जीपीएस है वो इसमें लगाना चाहिए। मशीन के अंदर लगाएं या फिर मशीन के बाहर लगाएं, लेकिन मशीन से कहीं से भी वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। जीपीएस जो है उसके लिए एक अलग प्रोसेस बनाइए, उसके लिए अलग एक बैटरी लगाइए, वो इंडिपेंडेंट हो, या तो मशीन के ऊपर लगाई जाए या फिर मशीन के अंदर लगाई जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कहीं से भी रिसीव कुछ ना करे। और यही इंडिया में जो ईवीएम मशीन है उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ, वाईफाई, सैटेलाइट या फिर इंटरनेट कुछ भी नहीं है। तो जब नहीं है तो किसी भी तरह से आप इसको हैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम है उसको आप कर सकते हैं। प्रोग्राम के चलते ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा जब वीवीपैट में जो चिट्ठियाँ गिरती हैं, जो स्लिप्स आप देखते हैं, उसको मैच किया जाए। ईवीएम मशीन में जो काउंटिंग होती है उसको मैच किया जाए। जो कंट्रोल यूनिट है जिसमें जाके तमाम चीज़ें सेव होती हैं उसको मैच किया जाए और उसके बाद रिज़ल्ट को अनाउंस किया जाए, तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हिंदुस्तान में हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने साफ तौर पर एक चिट्ठी लिखी है और इसमें तमाम चीज़ें रखी गई हैं जो माधव देशपांडे ने द वायर में कही हैं। करण थापर जी के इस इंटरव्यू को आप ज़रूर देखें, मैं तो चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है ये, और कुछ 44 मिनट का इंटरव्यू है। काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही साफ तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। और जिस तरह से आपने इलेक्शन देखे चंडीगढ़ में जो हुआ है, जो वहाँ के प्रेजेंटिंग ऑफिसर हैं जिस तरह से उन्होंने धांधली करी, उसके चलते देश भर में माहौल बिगड़ता ही नज़र आ रहा है। और आम आदमी पार्टी ने कई जगहों पर प्रदर्शन भी करने की कोशिश करी। कांग्रेस एक तरफ से सवाल उठा रही है, कई प्रेस मीट हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो शांत है। जो सत्ता है वो शांत है। सुप्रीम कोर्ट में ये मसला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे। ऐसी तमाम चीज़ें जो है होती आ रही हैं। अगर साधारण से मेयर इलेक्शन में इतनी बड़ी धांधली हो जाती है, हो सकती है, तो लोकसभा इलेक्शन हुआ या फिर किसी भी राज्य में जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे किस तरह की धांधलियाँ हो सकती हैं या फिर करी गई हैं, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार।